फर्स्ट वर्ल्ड वार हमने पढ़ लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो विश्व शांति स्थापित करने की जो संस्था लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया वो भी पढ़ लिया। लीग ऑफ नेशन छोटे मोटे विवाद सुलझाने में तो सफल रही, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार वर्साई की संधि से समाप्त हुआ। वर्साई की संधि के 20 साल बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बीच का जो विश्व में कैसा पॉलिटिकल सिनेरियो था वो हम देखेंगे, और उसमें हम तानाशाहों का शासन देखेंगे। और मुख्यतः सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए जिम्मेदार जगह जगह दो लोग हाँ, हिटलर और मुसोलिनी। तो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हिटलर और मुसोलिनी, जर्मनी का हिटलर तानाशाह का उद्देवा और जर्मनी में मुसोलिनी का उद्देवा। तो अपन मुसोलिनी का उद्देव और हिटलर को उद्देव अपन देखना। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखो, सब पहला अपन देखना है मुसोलिनी का उदय। किसका उदय? मुसोलिनी का, इटली के मुसोलिनी का उदय। मैं केवल यूरोप का मानचित्र आपको बता रहा हूँ, मैं केवल आपको यूरोप का मानचित्र दिखा रहा हूँ। देखो, वो देश है ना इटली, ये देश जो आप देख रहे हो, ये देश भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में अंदर फैला हुआ है। ये देश कौन सा है सर? ये देश है इटली। कौन सा देश है? इटली। इसी देश का तानाशाह हुआ था कौन? मुसोलिनी। और ये देश है जर्मनी। ये कौन सा देश है? जर्मनी। और जर्मनी है, इस जर्मनी का युवा था तानाशाह कौन? हिटलर, जिनकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। तो सब पहले आप मुसोलिनी पढ़ांगा। मुसोलिनी किसको पढ़ेंगे? मुसोलिनी। गुरुजी मुसोलिनी घटक हो, मुसोलिनी ही हो इटली को, घटक हो इटली को। मुसोलिनी की ज़्यादा बात को नहीं, मैं था ना बताऊं। मुसोलिनी की पार्टी बाही फासिस्ट दल या फासिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना मार्च 1919 में होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। तो याद रखना इनकी पार्टी का क्या नाम था गुरुजी? पार्टी को नाम हो फासिस्ट। फासिस्ट फांसीवादी पार्टी या फांसीवादी दल, जिसकी स्थापना होती है मार्च 1919। क्लियर? फासिस्ट दल। गुरुजी फासिस्ट दल के सिद्धांत क्या थे? इस पार्टी के या इस दल के क्या सिद्धांत थे? तो सिद्धांत में दो चीज मैंने बताई। ये किसका विरोध करते थे? किसका विरोध करते थे और किसके ये समर्थक थे? इजी है, किसके ये समर्थक थे? मतलब ये हुआ, इन पार्टी का सिद्धांत था कि ये पार्टी का एक ही उद्देश्य था कि इटली को एक महाशक्ति, विश्व शक्ति बनाना। और विश्व शक्ति बनाने वास्ते देश सर्वोपरि, इन वास्ते समर्थन किसका किया? सर्वसत्तात्मक राज्य। जहां व्यक्तिगत कोई चीज को नहीं है, तो विरोध किसका किया? विरोध किया साम्यवाद का, विरोध किया साम्यवाद का, विरोध किया जनतंत्र लोकतंत्र का, विरोध किया। कहते हैं कि लोकतंत्र कायरता का गुण है, मूर्खों की व्यवस्था है। तो ये लोग कहते थे कि जनतंत्र नहीं होना चाहिए। जनतंत्र होगा तो राजा पावरफुल नहीं होगा, जनता के हाथ में क्या होगी? पावर होगी। तो राष्ट्र कैसे उन्नति होगी? तो उनका एक ही उद्देश्य था, सर्वसत्तात्मक राज्य। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया सवाल है, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना, महाशक्ति बनाना। इसके लिए सब चीजें खत्म कर दो। क्या? जनतंत्र खत्म कर दो, लोकतंत्र खत्म कर दो, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म, व्यक्तिगत जो भी चीज है वो नहीं होनी चाहिए। युद्ध जरूरी है, युद्ध जरूरी है। शांति के ये विरोधी थे। क्या? शांति के विरोधी, साम्यवादी। रूस का जो साम्यवाद बढ़ रहा था उसका ये क्या थे? विरोधी। तो कुल मिला के बात है कि राष्ट्र सर्वोपरि। इसलिए उन्होंने किस किस का विरोध किया? जनतंत्र, जनतंत्र बोल दो, प्रजातंत्र। जनतंत्र, जनता को शासन नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र, जनतंत्र प्रजातंत्र एक है, लोकतंत्र प्रजातंत्र भी एक है। लोकतंत्र इनका विरोध किया। और किसका? प्रेस की स्वतंत्रता। क्या? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता का विरोध किया। व्यक्तिगत, कोई भी चीज व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिगतता का विरोध। और किसका विरोध? रूस का जो साम्यवाद, उसका क्या किया? विरोध किया।
और किसका विरोध? शांति का विरोध। उनका कोटेशन है कि युद्ध ही जीवन है, मतलब जीवन मतलब युद्ध, शांति मृत्यु, शांत हो गया वो मर गया समझो, युद्ध ही जीवन है, शांति मृत्यु। सैनिकवाद इसका साधन है। हम कैसे शक्तिशाली बनेंगे? सेना बढ़ाएंगे, सैनिकवाद इसका साधन है, और साम्राज्यवाद लक्ष्य है। हमारा साम्राज्य बहुत बड़ा होना चाहिए। तो ध्यान रखना, इनका क्या नारा है? इनका क्या नारा है? कि युद्ध ही जीवन है। युद्ध क्या है? जीवन, शांति मृत्यु। युद्ध जीवन, शांति मृत्यु। सैनिकवाद इसका क्या है? सैनिकवाद, सैनिकवाद इसका क्या है? साधन। और साम्राज्यवाद लक्ष्य क्या है? साम्राज्यवाद इसका क्या है? लक्ष्य। और इसने समर्थन किसका किया? ये तो आपको पता ही है। किसका समर्थन किया? बोलो। समर्थन, समर्थन किसका किया? सर्वाधिकार, सर्वसत्तात्मक राज्य। राज्य का मतलब यहाँ देश है। सर्वसत्तात्मक राज्य मतलब हमारे इटली को क्या बनाना है? एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, सर्वसत्तात्मक राज्य, शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। देश ही सब कुछ है, बाकी सब चीज गौण है। व्यक्तिगत चीज गौण, प्रजातंत्र नहीं, लोकतंत्र नहीं। सेना बढ़ानी है, शांति से रहना नहीं है, लड़ाई झगड़ा करना है। अभी सेना बढ़ाएगा तभी। इस टाइप का माहौल था। तो इस टाइप की ये पार्टी है। अब इस टाइप की जब पार्टी है तो फिर वो संस्था बनाएगा। क्या संस्था? उन्होंने संस्थाएं स्थापित की, भाई ये सब चीजें करनी है तो चीजें बालक छोटे बच्चों से स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने संस्था बनाई, किन के लिए? लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। तो सर ये संस्थाएं, हाँ संस्थाएं बनाई किसके लिए? बॉयज, बॉयज, बॉयज के लिए कितनी संस्थाएं थी? 4। भूल गए क्या? 4 संस्था थी ना। कौन कौन सी थी? बॉयज, लड़कों के लिए, बताओ। प्री बालिला, प्री बालिला, प्री बालिला, बोलो, कल बताया था। फिर प्री हटा दो, बालिला, फिर अवान गार्डिया, अवान गार्डिया, फिर कौन सा? गिलोवानी, गिलोवानी फासिस्ट, गिलोवानी फासिस्ट। प्री बालिला कितने साल से कम? 8 से कम, 8 वर्ष से कम प्री वालीला। तो वालीला कितना हो जाएगा? 8 से 13 साल। अवाना गार्डियन 14 से 17 वर्ष के बालकों के बीच। और गिलोवानी फासिस्ट 18 प्लस, 17 के बाद क्या? 18। ये तो किन के लिए था? बॉयज के लिए। सर गर्ल्स के लिए भी था क्या? हाँ था ना। ये देखो मैं यहाँ निकाल के ला रहा हूँ। किन के लिए? गर्ल्स के लिए। किसके लिए? गर्ल्स। किन के लिए? गर्ल्स। लड़कियों के लिए भी 2 संस्था थी। कौन कौन सी? पिकाले इटालियन या इटालियन, पिकाले इटालियन, पिकाले, पिकाले इटालियन, इटालियन या इटालियन। और दूसरा गिलोवानी, गिलोवानी इटालियन या इटालियन। ये सिंपल सा मामला है। कैसे? ये 12 वर्ष से कम आयु के और ये 12 से अधिक आयु के लड़कियों के लिए संस्था थी। कैसे ध्यान रखना है? ऐसे ध्यान रखना है। प्री वालीला, पहले बॉयज की देख लो। लड़कों को ज्यादा ट्रेंड करेगा ना तो ज्यादा ग्रुप हो गए, 4, लड़कियों के 2 ही है। प्री वालीला मतलब 8 से कम, तो वालीला 8 से 13। अवान गार्डिया 14 से 17 और गिलोवानी फासिस्ट। तो ये फासिस्ट पार्टी में जुड़ेंगे ना तो गिलोवानी फासिस्ट। सर इधर इटालियन, इटालियन तो क्या कॉमन है। यहाँ क्या ध्यान रखना है लड़कियों के लिए? पहले वाले वर्ड याद रखेंगे। पहला 12 से कम पिकाले, और दूसरा इधर देखो गिलोवानी, तो उठा लो गिलोवानी। इटालियन या इटालिया कॉमन है, 12 से ज्यादा। बात समझ में आई क्या? बोलो। इनमें क्या, इनको क्या सिखाएंगे? इनको ये सिखाएंगे फासिस्ट जो सिद्धांत है ना उसको बताएंगे कि देश ही सर्वोपरि है। ये और आपको पता है कि बच्चों के अंदर, बच्चों को जो बातें सिखाई जाती है उनका ब्रेन वॉश बहुत जल्दी होता है। इस उम्र में ब्रेन वॉश क्या होता है? बहुत जल्दी होता है। ज्यादा उम्र हो जाए नहीं दबेंगे फिर भी पर प्रभाव पड़ेगा नहीं। आपको पता है ना जो फर्स्ट ईयर में पढ़ता है वो सारी बातें मानता है और थे मानो कोई नहीं है।
तो ध्यान रखना। और सर क्या ध्यान रखना है? और ध्यान ये रखना है कि सर और इसने क्या किया, तो इटली के लिए उन्होंने और देखो क्या किया था, किसने, ये देखो क्या हो गया, और देखो उन्होंने क्या किया, तो ये आप यूरोप का मानचित्र देखो, ये आप देखो इटली है, ये इटली है ना, ये देखो इटली, ये इटली है, ये वाला ऊपर वाला कौन सा है, जर्मनी, ये ऊपर वाला क्या है, जर्मनी, इटली और जर्मनी। अब ये इटली क्या चाह रहा है, क्योंकि इसी टाइप का जो देश है वो इनके साथ ही इसी टाइप की मेंटेलिटी का जर्मनी, तो ये जर्मनी से भी समझौता करता है। लेकिन इससे पहले ये देखो इटली में क्या रखा है, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी पोप का साम्राज्य हुआ करता था, रोम, पोप मतलब ईसाई धर्म का सबसे बड़ा, तो उसका पोप का राज्य हुआ करता था। तो इटली ने मतलब मुसोलिनी ने लेटर पैक्ट किया था 1829 में, किसके साथ, पोप के साथ। तो कहीं कहीं पोप लिखा है, कहीं कहीं रोम लिखा है, तो घबराना नहीं है, मैं लिख रहा हूँ 1829 में उन्होंने कौन सा समझौता किया, 1829 में कौन सा समझौता किया, कौन सा समझौता, लेटर पैक्ट, पैक्ट का मतलब होता है समझौता, लेटर पैक्ट किसके साथ किया सर, इटली, इटली मतलब मुसोलिनी प्लस रोम, रोम का मतलब हो गया पोप, पोप कौन सा होता है, ईसाई जगत का सबसे बड़ा धर्मगुरु होता है पोप, उसका साम्राज्य होता था वेटिकन सिटी रोम, रोम के अंदर। सर और क्या ध्यान रखना है, इसके बाद 9 अक्टूबर 1935 इटली ने किसको मार दिया, इटली ने इथोपिया, वर्तमान का इथोपिया और उस समय का अबिसीनिया, अबिसीनिया पर क्या कर लिया, हमला। 1935 में एक अफ्रीकी देश है अबिसीनिया, नीचे पड़ता है अफ्रीकी देश अबिसीनिया, अबिसीनिया पर क्या कर लिया, कब्जा, याद रह जाएगा। फिर सर क्या ध्यान रखना है, 22 मई 1936 कौन सा समझौता, फौलादी, 22 मई 36 ही तो है, 22 मई 1900 कौन सा, फौलादी समझौता। फौलादी समझौता किसके साथ करेगा, जर्मनी और इसके बीच, 39 है, सॉरी 36 नहीं है, 39, 1939 कौन सा समझौता, 10 साल बाद है, इसके 10 साल बाद आप ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूं प्लस 10 वर्ष बाद है फौलादी समझौता। फौलादी मतलब फौलाद, कठोर मजबूत, जर्मनी और इटली, फौलादी मतलब एक दूसरे के क्या है, दोस्त है, सही बात है सर। ये फौलादी समझौता किस किस के बीच हुआ, एक तरफ कौन है, जर्मनी प्लस क्या, इटली, जर्मनी का उस समय तानाशाह कौन था, हिटलर, और या यूं कहें इटली की तरफ मतलब मुसोलिनी, इन दोनों के बीच कौन सा समझौता हुआ, फौलादी समझौता। मतलब कैसे करना है, उन्होंने कहा कि मित्र राष्ट्रों के साथ हमें मिलकर क्या करना है, दो दो हाथ करना है, क्या करना है, मिलकर दो दो हाथ करना है। और मैंने कहा कि मुसोलिनी की जो प्रेमिका थी उसको, उसका भी नाम ध्यान रखना है, मुसोलिनी की जो लवर थी ना, लवर जानोगे जो को पहन दो बा लोअर हुए, लवर प्रेमिका, उसकी कौन सी प्रेमिका थी, कौन थी, पेताची, पेताची, उसकी प्रेमिका का नाम क्या था, पेताची, मुसोलिनी की प्रेमिका पेताची, क्या नाम है, पेताची। बाद में उसकी गोली मार दी गई थी, क्या मार दी गई थी, गोली। तो इस तरीके से फासिस्ट दल मतलब मुसोलिनी का उत्थान हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार से, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले, ठीक है। अब इसके समकालीन जर्मनी का तानाशाह, हम किसकी बात करेंगे, हिटलर की बात करेंगे। इतनी बात है, मुसोलिनी में ज़्यादा बात नहीं है। आपके नोट्स में देखोगे तो छोटे छोटे लिखे है, इतनी जगह में सारी बात लिख दी, आने वाली बात सारी लिख दी है बिंगा, भले ही किताब में 4 पेज दे हुआ है, लेकिन मामला उतना ही है, ज़्यादा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे किसका, हिटलर का उदय, किसका, हिटलर का उदय, किसका, हिटलर, हिटलर बोले तो जर्मनी, हिटलर का उदय मतलब जर्मनी। अब हिटलर की मैं तो आपको बातें बता रहा हूँ, हिटलर सर जर्मनी का तानाशाह था। हिटलर कहाँ का तानाशाह था, जर्मनी। हिटलर के बारे में आप
सुनिए समझिए। सब पहला हिटलर की आप जन्म कुंडली देखांगा। जन्म कुंडली देखनी पड़े से भी ऐसे तानाशाह क्यों बनाओ। तो हिटलर को जन्म कुंडली में की जरूरत पड़े हमारे, किंग की जरूरत है जन्म कुंडली में है? बोलो क्या चीज की जरूरत पड़े जन्म कुंडली में? अच्छा है नहीं, पंडित है नहीं। हाँ शंकर, क्या चीज जरूरत पड़े भाई? है बोलो। जन्म कुंडली थारे थाने सिखाश है कि देखी जाए। आपा जन्म कुंडली देखे तो पूरा अक्षांश देशांतर का पता होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ जन्म हुआ उसका पता होना चाहिए। एक समय कहा था कि उस समय ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या है, कैसी है। ये एक साइंस है जो बहुत कम लोगों को आती है, बाकी सब मूर्ख बनाते हैं। ठीक है, तो इनको जन्म था ध्यान इकट्ठा हुई हिटलर को। ये देखिए कौन सी जगह है, ऑस्ट्रिया। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ। कब हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ हिटलर का जन्म। सर कब हुआ? टाइमलाइन लिख रहा हूँ 1889। 1889 में हिटलर का क्या हो गया? जन्म। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में क्यों हो गया जन्म? था ध्यान है हिटलर के बनना जाओ है? वो चित्रकार बनना चाह रहा था कि मुझे पेंटर बनना है, लेकिन आप चाहो कि यहाँ हुआ कि है जीवन में कोई भी आदमी चाहो भी यहाँ कभी कोनी में जो को भगवान चाह वो हुआ। इन वास्ते ज़्यादा तनाव नहीं लेना, जिस दिशा में भगवान ले जा रहे उसी दिशा में चलो, लेकिन थोड़ा थोड़ा चिंतन करो। थोड़ा क्या करना है? चिंतन करना है, विवेक का भी यूज करना है। तो वो क्या बनना चाह रहा था? चित्रकार। इन वास्ते बिने राजधानी में पढ़ायो। कट है वियना। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अरे ये ऑस्ट्रिया की क्या है? कैपिटल है, राजधानी है वियना। लेकिन बड़े वो चित्रकारी में फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। फेल हो गया तो वहां से वो कहाँ आ गया? जर्मनी आ गया। यहाँ से वो क्या हो गया? फेल। वहाँ क्या हो गया? फेल। फेल हो गया तो वहां से वो आ गया म्यूनिक। वहां से क्या आ गया? म्यूनिक, मतलब जर्मनी आ गया। कहाँ गया? म्यूनिक। अब म्यूनिक आ के देखियो अटे क्या करे, बोले अटे जीडी की तैयारी करे एसएससी है कि नहीं है? किसकी तैयारी कर रहे हैं? एसएसजीडी। पहले तो चित्रकार बनना चाहो। ऑस्ट्रिया में फेल हो गया, आ गया जर्मनी में। जर्मनी में देखा कि क्या मामला चल रहा है, बोले यार यहाँ लोग आर्मी वार्मी में भर्ती हो रहे हैं। बोले चलो आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। तो ये कहाँ भर्ती हो गया? 1913। 1913 में ये किस में भर्ती हो गया? सेना में क्या हो गया? भर्ती हो गया। 1913 में सेना में भर्ती हो गया और किस्मत खराब ही अगले साल लेके चली गयो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था ना 14 से 18। तो ये 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध में क्या लिया? भाग लिया। कुल मिला के बच गया, मरा नहीं। कोई खास अचीवमेंट होगा नहीं, बस बच गयो। ठीक है, बच गयो। जन सोचो यार काम तो कहीं दूसरों करना पड़ेगा, ये भी ठीक काम नहीं है। तो उसने पता है 19 में कौन सी पार्टी ज्वाइन की? नाजी दल। हिटलर का पार्टी थी ना, वो कौन सा दल? नाजी दल क्या किया? ज्वाइन। कौन सा? हिटलर की एक के अंदर दल था, पार्टी थी, सॉरी जर्मनी की एक पार्टी थी नाजी, भी नाजी दल के अंदर की है। बात ज्वाइन कर लिया। अब नेतागिरी करनी है, चित्रकार बन के देख लियो सैनिक बन के देख लिया, अब क्या करना है? नेतागिरी करनी है। तो नाजी पार्टी का वो सदस्य बन गया। क्लियर? नाजी पार्टी का सदस्य बनने के बाद में जेल वेल में भी डाला गया था इसको, और जेल में हिटलर ने एक बुक लिखी थी मेन कैंप, जो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मेरा संघर्ष। और नाजी दल के लोगों के लिए वो एक बाइबल की तरह बन गई, मतलब धार्मिक पुस्तक होती है ना बाइबल, वो नाजी दल के लिए लोगों के लिए वो क्या बन गई? बाइबल। इतने तगड़े भक्त थे लोग किसके? हिटलर के। तो फिर हिटलर धीरे धीरे करते 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 1933 में जर्मनी का क्या बन गया? जर्मनी का क्या बन गया? चांसलर। आप चांसलर कहते हैं, आप कह सका प्रधानमंत्री टाइप, देसी भाषा में आप कह सका प्रधानमंत्री टाइप।
प्रधानमंत्री આપણે प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करे? राष्ट्रपति। तो वहां पहले चांसलर और राष्ट्रपति दोनों का पद होता है। इसे चांसलर की नियुक्ति किसने की? वहां के राष्ट्रपति ने। और वहां का राष्ट्रपति कौन है? बोलो। हिडेनबर्ग। प्रेसिडेंट कौन? हिडेनबर्ग। हिडेनबर्ग वहां का क्या है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है। उसने इसकी नियुक्ति किस में की? जर्मनी का चांसलर। मतलब बड़ा नियुक्ति करी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति करी 33 में। 34 में हिटलर ने राष्ट्रपति पद ही खत्म कर दिया। बोले एक ही पद है, जरूरत ही कौन की। तो जिसने नियुक्ति है उसका पद ही खा गया हिटलर। तो ध्यान रखना 1934 में, 1934 में क्या? एक ही पद, एक ही पद रहा। कौन सा? चांसलर। मतलब सर क्या हुआ? प्रेसिडेंट का पद ही क्या कर दिया? खत्म। और 34 के अंदर, 34 के अंदर उन्होंने उपाधि भी धारण की थी। कौन सी? फ्यूहर। फ्यूहरर, फ्यूहर, फ्यूहर, फ्यूहर की क्या उपाधि धारण की। और 35 का साल आपको पता है 1935 में, क्योंकि वर्साई की संधि के द्वारा हमने पढ़ा था जो सार क्षेत्र है, खनन क्षेत्र, वो फ्रांस को दिया गया था, जहाँ से कोयला वोयला निकलता था। वो सार क्षेत्र 15 सालों के लिए दिया गया था। तो 20 में ले गए, 35 में 15 साल हो गया, तो सार क्षेत्र प्राप्त कर लिया इसने। 35 में जो सार क्षेत्र था, सार खनिज क्षेत्र था ना, सार क्षेत्र, वो फ्रांस से प्राप्त कर लिया वापस। किससे? फ्रांस से। कुल मिला के 35 तक की बात अपन याद रखनी है। अब मैं हिटलर की कुछ बातें और बताऊं जबकि अपन ध्यान रखनी है। कुछ बातें और मैं आपको बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखनी है। टाइमलाइन वाली बातें पहले कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। टाइमलाइन की जो बातें हैं वो हम पहले कर लेंगे, आपको आसानी होगी, भूलेंगे नहीं आप। आपको आसानी होगी, आप भूलेंगे नहीं। इसके बाद आप याद रखो 30 जून 1500 क्या, 30 जून 1934। हालांकि मैंने सारवाड़ा पहले बता दिया क्योंकि क्रम चल रहा था। 30 जून 1934 में हिटलर ने, ये रविवार का दिन था, और हिटलर ने उस दिन अपने जितने भी विरोधी थे सब विरोधियों की हत्याएं करवा दी। जर्मनी में जितने भी हिटलर के विरुद्ध बोलते थे ना, रविवार के दिन बोले आज छुट्टी वाले दिन सब घरेल आज से, आज घर में बैठाओ, मतलब सब अपने विरोधियों की हत्या करवा दी। इतिहास के पन्नों में हम इसे खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। खूनी रविवार की घटना 30 जून 1934 हिटलर ने सारे अपने विरोधियों का क्या कर दिया? सफाया करवा दिया था। तो 30 जून 1934 इसे क्या कहते हैं? खूनी रविवार। क्या है सर ये खूनी रविवार? हिटलर ने सभी विरोधियों की क्या करा दी? हत्या। सभी विरोधियों की क्या करवा दी? हत्या। याद रह जाएगा। फिर लिख रहा हूं मैं 7 मई और 1936। 7 मई 1936 राइनलैंड। 7 मई 1936 राइनलैंड में क्या भेज दी? सेना। राइनलैंड का निशस्त्रीकरण कर दिया गया था ना, निशस्त्रीकरण कर दिया गया था, और वर्साई की संधि में सारे प्रावधान थे। तो 7 मई 36 में राइनलैंड में क्या भेज दी? सेना। और ये वर्साई की संधि की धारा 42-43 का सीधा सीधा क्या था? उल्लंघन था। तो राइनलैंड पर कब्जा कर दिया, 36 पर सेना भेज दी। और ये वर्साई की संधि की धारा थी ना, कौन सी? 42-43 का ये क्या था? उल्लंघन। ये क्या था? धारा 42-43 का उल्लंघन। गुरुजी आप तो बात याद रहे जी। फिर आओ आप 26 नवंबर 1936 एंटी एना कॉमिटर्स समझौता। एंटी कॉमिटर्स समझौता, ये क्या था? एंटी कॉमिटर्स समझौता। रूस के अंदर साम्यवाद का प्रसार हो रहा था। रशिया में क्या हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद? साम्यवाद। उस साम्यवाद का प्रसार हो रहा था। इस प्रसार को क्या करना है? रोकना है। इसलिए रशिया के उधर कौन बढ़ रहे हैं? जापान।
तो जापान से जर्मनी ने संधि किया एंटी कॉमिटस समझौता, जिसमें क्या साम्यवाद को रोकने के लिए, साम्यवाद को रोकने हेतु, साम्यवाद को रोकने हेतु यह समझौता किया गया था। लेकिन कौन कर रहा है? जर्मनी प्लस जापान, जर्मनी जापान के बीच इस बार समझौता हुआ। अब देखो इसको याद कैसे करना है, इसको याद कैसे करना है? 26 नवंबर है ना, तो मैं 2 हटा दो, पीछे क्या है 6, तो मैं लिख रहा हूँ 6 नवंबर, 6 नवंबर 1936 की जगह कर दूं 37। 6 नवंबर 1937 में उक्त समझौते में कौन शामिल हो गया? इटली भी क्या हो गया? शामिल। याद रखना, इस समझौते में कौन शामिल हो गया? इटली। अब मतलब 3 देशों का गुट बन गया, जर्मनी, जापान और इटली। ये राष्ट्र कहलाए दूरी राष्ट्र। इन तीनों में तानाशाह थे, ठीक है, और तीनों ही देश, और तीनों देश के जो तानाशाह थे वो बहुत महत्वाकांक्षी थे, वो अपने देश को सुपर पावर बनाना चाह रहे थे, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे आओ तब आपको मजा आएगा। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं 29 सितंबर 1938। 37 के बाद कौन सा साल आएगा? 37 के बाद साल आएगा 38, तो मैं लिख रहा हूं 29 सितंबर। सर ये डेट कैसे याद करना है? भैया एग्जाम में पूछी जाएगी। रिपिया देवे थेलो भर गया, फर्स्ट एड लागू नहीं, एक जोड़ो ब्रिजे को मिलने दे, तो मेहनत भी इतनी होनी चाहिए, समझ गए बात? मेहनत उस अनुपात में होगी तभी सिलेक्शन होगा। आपा सोचा मेहनत ना करा, आपा नहीं से ले ले, यही कौन ले? मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए, तो बहुत इजी करके बता रहा हूं मैं, बहुत इजी करके बता रहा हूं, ठीक है। एक चीज नहीं, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, कौन सी चीज टफ है? चलो इसको ऐसा कर लेते हैं। इस टाइप के एग्जाम आते हैं तो देखो यहाँ ये पोर्शन अभी तक पूछने के ये सवाल आएगा, तो कितनी मेहनत कर रहे हैं? मैं करूँ मेरे 10% ही कर लेना आप मेहनत, आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो 29 सितंबर 1938, ये क्या था? म्यूनिक पैक्ट था। क्या पैक्ट था? म्यूनिक पैक्ट। सर ये क्या है म्यूनिक पैक्ट? मतलब म्यूनिक समझौता। पैक्ट का मतलब क्या होता है? समझौता। क्या था ये? क्या था ये म्यूनिक पैक्ट? क्या था ये म्यूनिक पैक्ट? क्या था म्यूनिक पैक्ट? क्या था म्यूनिक पैक्ट? बताओ। मतलब जर्मनी और इटली तो एक जैसे ही है, भाईले भाईले दोनों, एक गुट के। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस एक गुट के। हुआ क्या था? जर्मनी की सीमा देखो किसके साथ लग रही है। अब तो देश बन गया चेक और स्लोवाकिया, क्या बन गया? अलग बन गया। ये जर्मनी की सीमा टच कर रही थी, उस समय पूरा ही देश था चेको स्लोवाकिया। बाद में तो चेक अलग हो गया और स्लोवाकिया अलग हो गया। जर्मनी से देश टच कर रहा है सर, कौन सा? चेको स्लोवाकिया। अब एक बात बताओ, चेको स्लोवाकिया देश टच कर रहा है और जर्मनी के लोगों का, मतलब हिटलर के लोगों का कहना था कि चेकोस्लोवाकिया में हमारे जर्मन मूल के लोग रहते हैं और इस इलाके को बोलते थे सुडनलैंड। उस इलाके को क्या बोलते थे? सुडनलैंड। तो जर्मनी के हिटलर का ये कहना था कि ये हमारे से आपने गलत तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार में छीन कर ये सुडनलैंड वहाँ उनको दे दिया, ये इलाका हमारा है, ये हमें चाहिए क्योंकि हमारे लोग वहाँ रह रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? सुडनलैंड। क्या चाहिए? सुडनलैंड चाहिए। तो म्यूनिख, जर्मनी में एक सम्मेलन हुआ 38 में, म्यूनिख पैक्ट, जिसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आया, फ्रांस वाले भी आए, इटली वाले भी गए। जर्मनी ने इटली को बुला लिया, आजा मेरी पक्ष रखेगा ना। तो 4 लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ सरेंडर कर दिया था इंग्लैंड और फ्रांस ने। कह दिया कि यार तू ले रहा, ले तेरे लेना है वो। तो सुडनलैंड वाला इलाका चेकोस्लोवाकिया से लेकर किसको दे दिया? जर्मनी को। और कहते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस की ये तुष्टीकरण की नीति की पराकाष्ठा थी। मतलब वो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका थोड़ा थोड़ा उनका भी क्या था, वहाँ हित था। तो सुडनलैंड का इलाका दे दिया। अब आप याद रखना, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उस समय? कौन था? चैम्बरलेन। कौन था? चैम्बरलेन। उसकी सरकार थी, उसकी सरकार थी। जबकि विपक्ष में कौन बैठा था? चर्चिल बैठा था। विपक्ष में कौन बैठा था? चर्चिल। तो चैम्बरलेन की सरकार थी, तो चैम्बरलेन प्रधानमंत्री गया था उस म्यूनिख पैक्ट में, और उन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड ने कह दिया भी ठीक है, जर्मनी वालों को दे दिया, बोले सुडनलैंड वाला इलाका ले लो आपके यदि लोग रह रहे हैं। जब वो अपने देश आया, कौन? चैम्बरलेन। आपको पता है विपक्ष वाले हमेशा सत्ता पक्ष को क्या करते हैं? घेरते रहते हैं।
तो चेम्बरलिन अपने देश में जाकर पत्रकारों को स्टेटमेंट दिया, क्या बोले, मैं सम्मान के साथ शांति लेकर आया हूँ कि हमारा मान सम्मान भी बचा रहा और लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, अदरवाइज हिटलर लड़ाई झगड़ा करता। तो विपक्ष वाले हमेशा टारगेट करते हैं, तो विपक्ष में कौन बैठा था? चर्चिल। तो चर्चिल ने म्यूनिख पैक्ट पर कहा कि आपको युद्ध और अपमान में एक चीज का चयन करना था, या तो युद्ध या अपमान। आपने अपमान को चुना है, इसलिए आपको युद्ध का भी क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। ये चर्चिल का क्या है कोटेशन। ये बात सही है, ये बात उसकी सही थी, और इसी वजह से क्या हुआ था, युद्ध तो होना ही था। तो ये ध्यान रखना है, म्यूनिख पैक्ट की बात है। तो मैं लिख रहा हूं कब कब 23 सितंबर 1938। एस याद कैसे करोगे? इसमें हिटलर या जर्मनी के क्या हो गए? ठाट हो गए। ठाट मतलब 8, तो 8 किस में आएगा? 28 में कौन से? 48 में कौन आ सके? 38 में। तो ये म्यूनिख पैक्ट है सर। म्यूनिख पैक्ट में यूके, फ्रांस प्लस इधर कौन थे? इधर ध्यान रखना, जर्मनी और इटली। इसमें क्या किया गया? यूके और फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया का सुडनलैंड का जो क्षेत्र है वो एरिया किसको दे दिया? वो एरिया चेकोस्लोवाकिया से लेकर किसको दे दिया? जर्मनी को दिया। तो यूके का पीएम कौन? चेम्बरलेन ने कहा कि मैं क्या सम्मान के साथ क्या लेकर आया हूं? शांति लेकर आया हूं। तब चर्चिल ने कहा कि ये नहीं लाया। चर्चिल ने कहा कि क्या आपको क्या चुनना था? आपको युद्ध और अनादर में से क्या है? एक को चुनना था। एक को ही चुनो। यदि स्विट्जरलैंड का मना करे थे तो वहां संभावना थी कि युद्ध हो जाए। एक को चुनना था। क्योंकि आपने क्या चुना है? अनादर, अपमान को चुना है, इसलिए युद्ध का भी क्या करना पड़ेगा? सामना। युद्ध का क्या करना पड़ेगा? सामना। युद्ध का सामना करना पड़ेगा। क्लियर है नहीं बात? फिर आप याद रखो 23 अगस्त 1939। 23 अगस्त 1939 अहिंसा संधि कर रहा कि हालांकि वो रशिया के समय बाद हिटलर रोकना चाह रहा था, नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी सेटिंग तो सबसे करनी पड़ती है ना, करनी पड़ती है कि नहीं पड़ती? इसलिए हिटलर ने एक चालाकी की रशिया से भी 1939 में। कब? 1939 में कब? 23 अगस्त को रशिया से संधि कर ली। बोले हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। अनाक्रमण संधि, रूस और जर्मनी की अनाक्रमण संधि। कौन सी संधि? अनाक्रमण संधि। किस किस के बीच? जर्मनी और रूस। जर्मनी प्लस रूस के बीच ये कौन सी संधि होगी? अनाक्रमण। अरे अन प्लस आक्रमण, अन का मतलब नहीं, जैसे अनपढ़ नहीं पढ़ा हुआ आदमी। तो अनाक्रमण संधि रूस और जर्मनी ने कहा कि हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। ये देखो आप दिमाग लगाओ, कब? 23 अगस्त 1939। अरे 1 सितंबर को 7 दिन के बाद अटैक ही कर दिया था। किस पे? पोलैंड। क्योंकि जर्मनी का दुश्मन पोलैंड भी तो था, पोलैंड से सामान लेना था। वो डेंजिंग बंदरगाह पोलिस गलियारा जो जर्मन वासियों के हृदय पर एक कटार के बंदी था, जो पिछले 20 साल से वो मतलब सह रहे थे। तो उनको पता था कि पोलैंड लेना है, पोलैंड लेना है, तो इसका मतलब रशिया से हमें खतरा हो सकता है। रशिया का मतलब उस समय का रशिया ये है एस्टोनिया, लाटविया, बेलारूस, यूक्रेन, ये सारा किसका है? रशिया के पास है। इसलिए उन्होंने हिटलर को लगा कि जहां से खतरा है उससे अपन संधि कर लेते हैं और अपन कार्रवाई बैठा देंगे, और जब लगेगा उचित अवसर आएगा तो रशिया को भी नहीं छोड़ना। तो 23 अगस्त 1939 को क्या कर दिया? रशिया के साथ अनाक्रमण संधि। हम हिटलर का जो प्रोग्रेस है वो देख रहे हैं, हमने टाइमलाइन के हिसाब से देखा कि एक जैसी चीज आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, एक बार पढ़ने से याद हो जाता है। अब हिटलर की जो थी क्या पार्टी, उस पार्टी के बारे में देखेंगे, क्योंकि जो फासिस्ट जो पार्टी थी उसके सिद्धांत देखे ना, तो इनके भी हमें क्या देखना है? सिद्धांत देखना है। अब टाइमलाइन की तो बात हो गई, अब आप आओ किसका? अब सर हमें हिटलर का क्या देखना है? हिटलर की पार्टी के बारे में और बहुत कुछ बातें हमें देखना है। और ये रहा आपका जर्मनी। क्या चीज ध्यान रखोगा? हिटलर की बुक, कौन सी बुक? हिटलर की बुक।
कौन सी थी? है मीन कैंप। मीन कैंप का मतलब हो गया, हिंदी में उसको बोलेंगे मेरा संघर्ष। और क्योंकि हिटलर को वो एक यूं समझो हीरो की तरह मानते थे नाजीवाद, नाजी लोग, तो ये नाजियों के लिए क्या थी? नाजियों की बाइबिल। समझ में आई बात? हिटलर की बुक मैन कैंप। गुरुजी हिटलर की प्रेमिका ही ना, क्या नाम था? ईवा ब्रानो। मुसोलिनी की थी पिताजी, इसकी कौन है? ईवा ब्रानो। इसका मतलब क्या समझे? जो ज़्यादा दिमाग खुरापाती करने वाले लोग हैं उनकी क्या होती है? प्रेमिकाएं होती है, पत्नियां नहीं होती। पत्नियां नहीं होती। पत्नी तो काम करने ही नहीं देगी ना, प्रेमिका ही तो करने देगी। पत्नी तो रोक टोक करेगी। और दोनों का लास्ट में क्या हुआ? गोली मारकर दोनों की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। हिटलर ने तो अपने कुत्ते को भी मार दिया था ताकि दुश्मन के हाथ नहीं लग जाए। ठीक है, चलो सर, जो हिटलर का प्रतीक था, ध्यान रखना, हिटलर स्वयं को क्या मानता था? आर्य। स्वयं को क्या मानता था? आर्य। स्वयं को क्या मानता था? आर्य। वो आर्य जो वैदिक सभ्यता के क्या थे? निर्माता थे। और आप याद करोगे कालीबंगा में किसका अंकन मिला है? स्वास्तिक। गणेश जी जो सांख्य है वो हिटलर की पार्टी को प्रतीक हो, चिन्ह हो। मतलब हिटलर की पार्टी का जो प्रतीक है वो गणेश जी को सांख्य हो, लेकिन आप बोला स्वास्तिक। हिटलर ये मानता था कि हम क्या? आर्य। हम भी ऐसा ही पढ़ते हैं कि जब आर्य थे वो 5 भागों में बंट के एक डेन्यूब घाटी में चले गए, तो हिटलर अपना ही आदमी था, है ना? तो ध्यान रखना, इनका जो प्रतीक है, प्रतीक क्या है सर? प्रतीक है स्वास्तिक। क्या है? स्वास्तिक। स्वास्तिक का मतलब सांख्य। हिटलर की पार्टी को प्रतीक। ठीक। इनकी पोशाक कैसी थी? इस पार्टी की पोशाक कैसी थी? नाजी दल है, नाजी दल की पोशाक कैसी थी? नाजी दल की पोशाक बुरी थोड़ी, काली कमीज, काली ब्लैक शर्ट रखते थे, और भी पर खोपड़ी को के बनेड़ो चित्र, खम्बे पर खोपड़ी कौन बनेड़ो है के खतरा है, तो ऐसे उनका क्या था? चिन्ह था सर। तो ध्यान रखना, पोशाक कैसी थी? खोपड़ी वाली काली कमीज। क्या? खोपड़ी वाली काली कमीज। हिटलर का एक सिद्धांत है, स्पेस सिद्धांत। उनका सिद्धांत क्या है? कौन सा सिद्धांत? स्पेस सिद्धांत। सर ये क्या है स्पेस सिद्धांत? स्पेस का मतलब क्या होता है? स्थान। उनका मानना था हिटलर का कि हम सर्वश्रेष्ठ लोग हैं दुनिया के, धरती के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हमें जगह भी क्या चाहिए? सर्वश्रेष्ठ रहने के लिए। और सर्वश्रेष्ठ जगह कौन सी है? डेन्यूब घाटी। डेन्यूब नदी बहती है, कौन सा वाला? ये वाला इलाका, ये वाला इलाका। डेन्यूब घाटी वाला इलाका में क्या है? चाहिए। डेन्यूब घाटी वाला इलाका क्या है? चाहिए हमें, यूक्रेन तक का इलाका। ये इलाका हमारा है। ये जनता को बताता कि यहाँ पर बढ़िया और अपना ये इलाका चाहिए, ये इलाका चाहिए, तो क्या करना है? ऐसे तो देंगे नहीं, कब्जा करना है। कब्जा करना है कि नहीं करना है? तो इनको क्या चाहिए था? डेन्यूब घाटी वाला बेल्ट। स्पेस सिद्धांत का मतलब हो गया, हिटलर कहता था कि हम आर्यंस है ना, आर्यंस विश्व के क्या है? सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ लोग है, इसके लिए हमें सर्वश्रेष्ठ क्या चाहिए? सर्वश्रेष्ठ रहने के लिए क्या चाहिए? स्थान। किसके लिए? निवास। और हिटलर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ इलाका कौन सा है? डेन्यूब घाटी। डेन्यूब घाटी, डेन्यूब नदी वाली घाटी है ना, मैं लिख देता हूँ। कौन सा इलाका चाहिए हिटलर को? हिटलर को ये पूरा इलाका चाहिए। कौन सा? ये पूरा इलाका चाहिए। ये पूरा इलाका चाहिए कि ये इलाका सर्वश्रेष्ठ है, हमें ये चाहिए। क्लियर? ये जो सिद्धांत है वो किसका है? बोलो, किसका सिद्धांत है ये? नाजी पार्टी का।
स्पेस सिद्धांत। अब आइए सर, हिटलर की जो पार्टी थी उसके क्या सिद्धांत थे। जैसे हमने पार्टी की विचारधारा तो होती है, अरे विचारधारा वह कोनी में आपने भी देश की दो मेजर पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, आगे भी तो विचारधारा है कि नहीं है। हर आदमी हर पार्टी की विचारधारा होती है, उसी विचारधारा से तो लोग जोड़ते हैं कि इस पार्टी की ये चीज़ बढ़िया है। क्यों संग्रह विचारधारा है कोनी में। हाँ, तो नाजी दल की सर क्या विचारधारा थी, नाजी दल के सिद्धांत। तो वही बात, नाजी दल के सिद्धांत का मतलब वो विरोध किसका कर रहे थे और समर्थन किसका कर रहे थे, बोलो। हिटलर कह रहा था, हिटलर विरोध किसका करेगा, रशिया के साम्यवादी का हिटलर विरोध कर रहा था, हिटलर विरोध कर रहा है। क्लियर। तो पहले किसका विरोध, साम्यवाद, रूस के साम्यवाद का प्रसार का विरोध कर रहे थे। दूसरा विरोध किसका, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी का में जो सरकार थी वो वाइमर गणराज्य की सरकार थी, जो 19 से 20 बहुत कम टाइम तक रही थी। वाइमर की सरकार ने अपमानजनक वर्साई संधि पर क्या किए थे, हस्ताक्षर। इसलिए हिटलर जर्मनी के लोगों में ये बताता था कि ये सरकार खराब है, हमारे देश के विरुद्ध है, इसने ऐसे अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने ही नहीं थे। तो वाइमर का ये क्या कर रहे थे, विरोध। वाइमर समझ गए, वाइमर गणराज्य, कि उन्होंने हमारे देश का सारा गड़बड़ कर दिया। और वर्साई की संधि अपमानजनक थी। वर्साई की संधि कितनी अपमानजनक थी, इसलिए वर्साई की संधि को वो कहता था कि हम पावरफुल बनेंगे तो हम वर्साई की संधि के द्वारा हमारा जितना अपमान लिया गया कि हम सूद सहित क्या लेंगे, वापस लेंगे। इसलिए वर्साई की संधि का भी उन्होंने क्या किया, विरोध। किसका, वर्साई की संधि का विरोध किया। और जर्मनी का निशस्त्रीकरण कर दिया गया था, सेना फिक्स कर दी, बोले 1 लाख से ज्यादा आप सेना नहीं रख सकते और हथियार नहीं रख से। तो उन्होंने, हिटलर ने कहा कि हम एक तरफा निशस्त्रीकरण का विरोध करते हैं। एक तरफा नहीं होगा, तुम बढ़ा रहे हो और हम चुप बैठे रहे, ऐसे हो नहीं सकते, हम डबल बढ़ाएंगे। तो एक तरफा निशस्त्रीकरण, एक तरफा निशस्त्रीकरण, एक तरफा निशस्त्रीकरण का क्या विरोध कर रहे थे। और जनतंत्र या